हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट जो आप लोग का कॉमर्स सब्जेक्ट में परीक्षा आयोजित होने वाला है उसके लिए हम अपने चैनल पे आप लोगों का प्रिपरेशन करा रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। तो आज का जो ये पार्ट है वह सेकेंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने कल आप लोगों के साथ 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग 7 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है कि लेखांकन से प्रबंधक वर्ग लाभान्वित होता है, यानी कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उससे प्रबंधक वर्ग कैसे लाभान्वित होता है, ठीक है। तो देखिए, उन्हें लाभों में पर्याप्त हिस्सा मिलता है इसलिए वह लाभान्वित होता है, या फिर वे विनियोजन हेतु प्रोत्साहित होते हैं। विनियोजन कहने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करने हेतु, यानी कि कोई भी बिजनेस में पैसा लगाने हेतु वह प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मूल्य निर्धारण एवं नीति निर्धारण में सुगमता रहती है, इससे वह मतलब लाभान्वित होते हैं, या फिर कर नियोजन में सुगमता होती है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, जो लेखांकन होता है उससे जो प्रबंधक वर्ग हैं उससे वह इसलिए लाभान्वित होते हैं क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उसका वह मूल्य निर्धारण कर सके और साथ ही उस बिजनेस से जुड़े हुए जो भी पॉलिसी है उसको निर्धारित कर पाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि मूल्य निर्धारण एवं नीति निर्धारण में सुगमता रहती है इसलिए प्रबंधक वर्ग लाभान्वित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखांकन सूचनाओं में सरकार को रुचि होती है क्यों? यानी कि जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो इसमें सरकार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, तो ऐसा क्यों करती है? तो देखिए, यहाँ ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कर निर्धारण एवं रक्षात्मक नीति निर्धारण हेतु, या फिर अधिक करारोपण हेतु। अब देखिए, यहाँ पे करारोपण क्या है? टैक्स है, ठीक है। मतलब अधिक से अधिक सरकार टैक्स ले इसलिए वह इसमें रुचि रखती है, ठीक है। उसके बाद है राजनीतिक दल से चंदा ले पाने हेतु, यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उससे वह जो सब्सक्रिप्शन है वह ले पाए इसलिए वह लेखांकन सूचनाओं में रुचि लेती है, या फिर सरकार को देश की व्यावसायिक स्थिति की जानकारी होती है इसलिए वह लेखांकन सूचनाओं में जानकारी लेती है, ठीक है। यह 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में से एक चुनना है। तो देखिए, अब देखिए, आपको यहाँ पे देखकर ऑप्शन लग रहा होगा कि ये सारा ऑप्शन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। चलिए हम यहाँ पे निगेटिव से छांटते हैं कि कौन नहीं हो सकता है। तो देखिए, लेखांकन सूचनाओं में सरकार इसलिए रुचि नहीं लेती है क्योंकि राजनीतिक दल चंदा लेते, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सरकार के देश की व्यावसायिक स्थिति की जानकारी होती है, तो यह कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन और भी हम बेस्ट ऑप्शन को देखेंगे। या फिर अधिक से अधिक करारोपण हेतु, यानी सरकार चाहती है कि हम लोगों से अधिक, यानी कोई भी बिजनेस है तो उससे हम अधिक से अधिक टैक्स लें इसलिए वो लेखांकन सूचनाओं में इंटरेस्ट लेती है, तो यह भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कर निर्धारण एवं रक्षात्मक नीति निर्धारण हेतु वह जो भी नीति निर्धारण होता है इसलिए वह सरकार जो है वह जो लेखांकन सूचनाओं में रुचि लेती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कि सरकार इसलिए लेखांकन सूचनाओं में रुचि लेती है क्योंकि वह सही से किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर टैक्स का जो रेट होता है उसको निर्धारित कर पाए, और साथ ही वह एक अच्छा पॉलिसी मेकिंग भी कर पाए, ठीक है, ताकि उसे देश का डेवलपमेंट हो। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य क्या है? अब देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि जो वित्तीय लेखांकन होता है उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराना, प्रबंधकों को सहयोग देना, लागत नियंत्रण करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वित्तीय लेखांकन जो होता है, अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि वित्तीय लेखांकन होता क्या है। तो देखिए, लेखांकन के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला ब्रांच जो है वह है वित्तीय लेखांकन, ठीक है। वित्तीय लेखांकन,
इसको हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद है लागत लेखांकन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। उसके बाद है प्रबंध लेखांकन, ठीक है, प्रबंध लेखांकन, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखिए वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो भी व्यवसाय से रिलेटेड जो भी लेन देन होते हैं उस लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, और उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि किसी भी बिजनेस में कितना प्रॉफिट है या फिर कितना लॉस है, यानी कि व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है वह ज्ञात किया जाता है वित्तीय लेखांकन के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वित्तीय लेखांकन क्या करता है कि वित्तीय लेखांकन का मुख्य जो उद्देश्य है वह क्या होता है कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे आप लोगों का स्टेटमेंट दिया हुआ है 4, ठीक है, इसमें से आप लोग को आंसर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वही चुनना है। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि वित्तीय लेखांकन प्रबंध लेखांकन का पूरक है। देखिए यहाँ पूरक कहने का मतलब है कि जो वित्तीय लेखांकन है क्या वह प्रबंध लेखांकन पे आधारित है। तो चलिए आप लोग इसको सोचकर आंसर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोग का कि वित्तीय लेखांकन का कार्य जहां समाप्त होता है प्रबंध लेखांकन का कार्य आरंभ होता है, या फिर लागत लेखांकन प्रबंध लेखांकन की आधारशिला है, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग देखिए इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए बोला है कि वित्तीय लेखांकन प्रबंध लेखांकन का पूरक है। तो देखिए यह जो ऑप्शन है यह गलत है, ठीक है, क्योंकि वित्तीय लेखांकन प्रबंध लेखांकन का पूरक नहीं है, बल्कि प्रबंध लेखांकन जो है वह वित्तीय लेखांकन पे आधारित है, ठीक है। तो अगर इस तरह का ऑप्शन रहता कि प्रबंध लेखांकन वित्तीय लेखांकन पूरक है तब तो यह आंसर सही था, लेकिन यह जो बोल रहा है कि वित्तीय लेखांकन प्रबंध लेखांकन का पूरक है तो यह गलत होगा, ठीक है। उसके बाद है कि वित्तीय लेखांकन का कार्य जहां समाप्त होता है प्रबंध लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। तो हाँ बिल्कुल कि जहाँ पे फिनेंशियल अकाउंटिंग का कार्य हम लोग समाप्त कर लेते हैं उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कार्य करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग का काम होता है। तो जब हमें वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत जब हमें प्रॉफिट और लॉस ज्ञात हो जाता है, यानी कि किसी भी जो व्यवसाय का आर्थिक स्थिति होता है वह पता चल जाता है, तभी उस बिजनेस से संबंधित हम कोई भी डिसीजन ले पाते हैं। तो यह जो ऑप्शन नंबर बी बोला है कि वित्तीय लेखांकन का कार्य जहां समाप्त होता है प्रबंध लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है, तो यह बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यही होना चाहिए। फिर भी हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लागत लेखांकन प्रबंध लेखांकन की आधारशिला है, ठीक है। तो देखिए लागत लेखांकन प्रबंध लेखांकन की आधारशिला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब गलत है। उसके तो देखिए यहाँ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर आप लोग का। चलिए अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि लेखांकन का कार्य है। अब देखिए लेखांकन का क्या कार्य है, तो यहाँ बोला है कि व्यवहारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना, या फिर संबंधित जो पक्षकार हैं यानी बिजनेस से संबंधित जो पक्षकार हैं उनको सूचना देना, या फिर वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि लेखांकन का जो कार्य होता है वह क्रमबद्ध रूप से लिखना भी होता है, संबंधित पक्षकारों को सूचना देना भी होता है, और वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन है आप लोग का नेक्स्ट कि पूंजी का आशय क्या है। देखिए पूंजी का क्या मतलब होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। तो यहाँ बोला है कि स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन, या फिर व्यवसाय की संपत्तियों पर स्वामी का दावा प्रकट करना, या फिर संपत्तियों की सुरक्षा करना, या उनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूंजी का मतलब व्यवसाय में होता है क्या कि स्वामी द्वारा लगाया गया व्यवसाय में धन को भी पूंजी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है आप लोग को।
तो देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि व्यापार की संपत्तियों पर स्वामी का दावा प्रकट करना यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि एक व्यापारी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और उसमें जो भी कैपिटल वह लगाता है उस पर जो ऑनर होता है यानी जिसने कैपिटल लगाया है वह अपना दावा प्रकट कर सकता है। तो पूंजी का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला है कि पूंजीगत व्ययों का क्या आशय है। तो पूंजीगत व्यय यहाँ ऑप्शन है कि व्यय जो अस्थायी उद्देश्य हेतु किए गए हैं, व्यय जो अल्पकालीन उद्देश्य हेतु किए गए हैं, या फिर ये दोनों। तो देखिए पूंजी व्यय भी दो प्रकार के होते हैं। चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस इसको कर लेते हैं। व्यय जो है वह दो प्रकार के होता है, एक है पूंजीगत व्यय, ठीक है, और एक होता है आयगत व्यय। ठीक है, आयगत व्यय। तो देखिए पूंजीगत व्यय को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और आयगत व्यय को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए पूंजीगत व्यय जो होता है वह लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं कोई बिजनेस के खर्च से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि अगर अस्थायी संपत्तियों पे खर्च किया जा रहा है तो वह पूंजीगत व्यय है। ठीक है, और जो आयगत व्यय होता है वह किसी भी बिजनेस के दिन प्रतिदिन के खर्चे से रिलेटेड होता है। जैसे कि रेंट हो गया, ठीक है, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह के व्यय आयगत व्यय होते हैं। तो यहाँ वही चीज़ बोला जा रहा है कि जो पूंजीगत व्यय होते हैं उसका क्या मतलब है। तो व्यय जो अस्थायी उद्देश्य हेतु किए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आयगत व्यय यहाँ पूंजीगत व्यय की जगह रहता तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।